प्यारे बच्चों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे मात्र पढ़ाई के दौरान नहीं बल्कि आम जीवन में भी जितनी बार भी हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं और लिखने से भी ज्यादा हम जब किसी से बात करते हैं तो इस विषय का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो हिंदी के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी से बाहर के विद्यार्थी हो, हिंदी विषय में बात करने वाले, हिंदी भाषा का बोलचाल के रूप में या लिखने की शैली के रूप में प्रयोग करने वाले, चाहे जिस भी विषय के विद्यार्थी हो, उनके लिए इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं, बातचीत के दौरान हम बहुत जगह पर कई तरीके से रुकते हैं, कई प्रकार से हम विराम लेते हैं। उस सब का ज्ञान होने से हमारी बोलने की कला में निखार आएगा और हम लोग जब बात विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए करेंगे, लिखने के समय विराम चिन्ह का सही प्रयोग करेंगे, तो हमारी भाषा शैली में सुधार होगा और हमारी भाषा बोलने में भी सुंदर लगेगी और सुनने वालों को सुनने में भी सुंदर लगेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। अब आप कहेंगे, मैम आपने विराम तो एक बार लिखा है लेकिन चिन्ह 2 बार लिख दिया है। इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, आप इस चीज को देखेंगे कि चिन्ह जो हम लिखते हैं वो 2 तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक तो चिन्ह ऐसा होता है जिसमें न आधा और ह पूरा होता है, और दूसरा होता है जिसमें ह पूरा आधा और न पूरा होता है। तो इसे कहते हैं चिन्ह, इसे कहते हैं चिन्ह। इसमें न का उच्चारण पहले, इसमें ह का उच्चारण पहले होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये दोनों एक ही है? क्या इन दोनों का अर्थ एक ही है? क्या इन दोनों का प्रयोग एक ही है जगह पर एक समान हम कर सकते हैं? आज मैं आप सबको इन सब के बारे में बताऊंगी। ये एक ऐसा मूल चीज है जिस पर हम अपनी दृष्टि डालते नहीं है, अपना ध्यान देते नहीं है। तो ये जो हमारा चिन्ह है जिसमें ह आधा है और न पूरा है, ये आपका संस्कृत में प्रयोग होने वाला चिन्ह है। ये संस्कृत का रूप है। जब संस्कृत भाषा बोलचाल के रूप में विशेष रूप से प्रचलित थी, लिखने में सबसे ज्यादा संस्कृत का प्रयोग होता था, उस समय जब चिन्ह लिखा जाता था तब इस तरीके से लिखते थे। और धीरे 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 समय बदलता गया और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ और संस्कृत में बहुत सारी चीज जो कि बोलने में हमें कठिन लगे, हमने अपनी आदत के अनुसार उसे सरल बनाने की कोशिश किया। तो चिन्ह को हमने बनाते बनाते, आसान बनाते बनाते चिन्ह में बदल दिया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये संस्कृत में प्रयोग होने वाला चिन्ह है और ये उसी का बदला हुआ रूप जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग में आने वाला चिन्ह है। मतलब यह तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है। आप जानते हैं, संस्कृत भाषा में वो शब्द जो जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे ठीक वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग होने लगे, तो उसे कहते हैं तत्सम। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लिए, उसे कहते हैं तद्भव। तो ये है संस्कृत का तत्सम रूप और ये है तद्भव रूप। तो दोस्तों, यह तो हमारा चिन्ह और चिन्ह में आपने अंतर समझ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये विराम चिन्ह आखिर है क्या। तो विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका प्रयोग करके हम अपनी बातचीत में बहुत ही सुंदरता ला सकते हैं और उसके अर्थ को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। आज हम लोग इस विराम चिन्ह के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसका भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी, ताकि एग्जाम में आने वाले कभी भी विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप आसानी से उसका समाधान कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे विस्तार से पढ़ें और इसके एक एक प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा जानिए। परिभाषा क्या है? तो विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम, सबसे पहले ये जो शब्द है, इस शब्द का ही अर्थ होता है रुकना या ठहरना। और चिन्ह मतलब वो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, वो बताता है कि आपको रुकना है तो किस प्रकार से रुकना है, किस तरीके से रुकना है। तो विराम चिन्ह का और क्या क्या काम है? भाषा को स्पष्ट, अर्थपूर्ण
और भावपूर्ण बनाने के लिए लिखते या बोलते समय उचित स्थान पर एक ठहराव की आवश्यकता होती है। यदि हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी को समझाना है, अपनी बातों के अर्थ को समझाना है, अपने इमोशंस को समझाना है, तो इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? उचित स्थान पर एक ठहराव की आवश्यकता होगी। तो लिखित रूप में इसी ठहराव को दर्शाने के लिए जिस विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के क्या महत्व है? विराम चिन्हों की जो महत्व है, तो ये आप जो सिग्नल लाइन देख रहे हैं, आप लोगों ने इसे देखा होगा। ये क्या है? तो आपने जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस को खड़े होते हुए देखा होगा, और वो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं? लाइट दिखाते हैं, झंडी दिखाते हैं। झंडी नहीं, एक तरीके से वो लाइट का प्रयोग करते हैं। रेड लाइट जल जाती है तो मतलब सभी गाड़ी को रुक जाना होता है। येलो लाइट जलती है मतलब आप थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ग्रीन लाइट जल गई मतलब आप आराम से निकल जाइए। विराम चिन्ह भाषा के सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है, और इसके बिना वाक्य क्या होता है? बेकार हो जाता है, और कई बार इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाते हैं। दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट और ग्रीन लाइट का ही विशेष महत्व होता है। अधिकतर अधिक रूप से इसी का प्रयोग होता है। रेड लाइट मतलब आप रुक जाइए, ग्रीन लाइट मतलब आप चल पड़िए, और जब कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तब ट्रैफिक पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। जब इस नियम का प्रयोग करके लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? सड़कों पर यातायात की व्यवस्था बनी रहती है। लोग आसानी से गाड़ी लेकर आराम से जा पाते हैं और घर आ पाते हैं। यदि इस नियम का प्रयोग लोग ना करें तो क्या होगा? सड़क जाम हो जाएगी, यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे भाषा में विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह का प्रयोग करके यदि हम बोले, हमारी भाषा सुगम और सरल लगती है, सुंदर लगती है। लेकिन बिना विराम चिन्ह का प्रयोग अगर हम किए, अपनी बातों को कहते हैं, तो वाक्य ही बेकार हो जाता है, और कई बार इसके अर्थ में भी पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। मतलब यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग बिना किए अपनी बात को कहेंगे तो हमारा अर्थ ही बदल जाएगा। जो हम कहना चाहते हैं, हम अपनी बातों को ना समझाकर कुछ और ही उसका अर्थ निकलेगा, सामने वाला उसका अर्थ को कुछ और ही ले लेगा। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो विराम चिन्ह को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। आप देखेंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग करने के कारण कैसे इस वाक्य के दो दो अर्थ निकल जाते हैं। सबसे पहले रोको मत, इसके बाद हमने एक विराम चिन्ह लगा दिया, और जाने दो। रोको मत अल्प विराम, जाने दो पूर्ण विराम। यहाँ पर रोको के बाद अल्प विराम, मत जाने दो फिर पूर्ण विराम। अब इस विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण अर्थ कितने बदले। यहाँ पर जहां विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वहां कुछ देर रुकना है, ये अल्प विराम है, मतलब आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। रोको मत, जाने दो, मतलब उस इंसान को कहा जा रहा है कि जाने देने की बात हो रही है, उस इंसान को रोकने की बात नहीं हो रही, इसे मत रोको, इसे जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो, मतलब उस इंसान को रोकने की बात हो रही है, जाने देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग करने के कारण कैसे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। एक ही वाक्य है लेकिन विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन आया। और भी हम कुछ उदाहरणों के साथ इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे। दोस्तों, आखिर ये विराम चिन्हों का इतिहास क्या है? कब से इसका प्रयोग हो रहा है और इसकी कुल संख्या आखिर कितनी मानी गई है? तो हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि कहे जाते हैं, पाणिनि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, और वह संस्कृत भाषा के व्याकरणाचार्य थे। पाली भाषा में उन्होंने मुख्य रूप से लिखा है, लेकिन हिंदी व्याकरण में जो पाणिनि कहे जाते हैं, जिनको पाणिनि के बराबर पर ही ज्ञानी कहा गया है, वह है हमारे कामता प्रसाद गुरुजी। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में विराम चिन्हों का विस्तार से व्याख्या किया है, और उनके अनुसार विराम चिन्हों की जो कुल संख्या है वह 20 है। उन्होंने मुख्य रूप से 20 विराम चिन्हों का वर्णन किया है, और जिसमें से 13 विराम चिन्ह बहुत ज्यादा प्रयोग में होते हैं, और हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी भाषा में जो पूर्ण विराम होता है उनको छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। मतलब अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य और उनका जो व्याकरण है वो बहुत अधिक विकसित हो चुका था, तब जाकर हिंदी भाषा के साहित्य और व्याकरण का विकास हुआ।
तो हिंदी भाषा में जितने भी विराम चिन्ह हैं, उसमें मात्र पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से ही लिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के नाम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल से इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं यहाँ पर विराम चिन्ह हिंदी में नाम है, फिर उनके चिन्ह किस प्रकार होते हैं वह भी दिखाई हूँ एक कॉलम में, और उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह भी जानेंगे। दोस्तों, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, और अंग्रेजी के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तभी आप समुचित रूप से ज्ञान हासिल करके अपना विकास कर पाएंगे। इसलिए विराम चिन्ह में सबसे पहला आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसकी विराम चिन्ह होती है खड़ी पाई, और उसे इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। दूसरा होता है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ हो थोड़ी देर के लिए रुकना, और ये आप देख पा रहे हैं यह है इसका विराम चिन्ह। इसे कहते हैं कॉमा। बहुत आप लोगों ने इसे आम भाषा में बोला होगा, कॉमा लगाओ कॉमा लगाओ, तो ये कॉमा है। अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब इस तरह से एक ऊपर बिंदु और दूसरा इस तरीके से बनाया हुआ बिंदु, इसे कहते हैं सेमीकोलन। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में कहते हैं, और ये है इसका विराम चिन्ह का निशान। अब है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक एक खड़ी पाई और नीचे डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह एक छोटा सा इस तरीके से पतली रेखा, इसे कहते हैं हाइफन। फिर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह के जैसा ही होता है लेकिन इससे बड़ा होता है, इसे कहते हैं डैश। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप देख रहे हैं तीन तरह का कोष्टक बनाया जाता है, इसे कहते हैं ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। उसके बाद उद्धरण जिसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, यह दो तरीके से होता है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है। इसे कहते हैं कोटेशन मार्क। इसके बाद विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दो डॉट और डैश, इसे कहते हैं कॉलन और साइन ऑफ द फॉलोइंग। लाघव चिन्ह, संक्षेप में किसी चीज को दिखाना है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे इस तरीके से दिखाया जाता है, इसे कहते हैं एब्रिविएशन मार्क। और ये हम लोग का आखिरी विराम चिन्ह जिसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण या हंस पद चिन्ह। यह हंस पद चिन्ह इसलिए है क्योंकि इसके निशान हंस के पैर की तरह होता है, इसे कहते हैं साइन ऑफ ओमिशन कैरेट। ये दो नाम है इसके, या तो आप कहेंगे साइन ऑफ ओमिशन या कैरेट। तो ये है हमारे सारे विराम चिन्ह। अब हम लोग इसे विस्तार से इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, और इसके साथ ही हमारा सब कुछ क्लियर भी होता जाएगा। दोस्तों, विराम चिन्ह में सबसे पहला आता है पूर्ण विराम, और हिंदी भाषा का ये एकमात्र विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिए गए हैं, बल्कि वो हिंदी भाषा के ही विकसित विराम चिन्ह है। इंग्लिश में कहते हैं इसे फुल स्टॉप। तो ये कहाँ लगता है? तो वाक्य के पूरा होने या समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मानो हमने कोई सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस पूरा हो गया, तब हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब हमारा ये वाक्य पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। आज का मौसम बहुत अच्छा है, हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया। दीपावली प्रकाश का त्योहार है, हमारा ये वाक्य पूरा हो गया, हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। दूसरा है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना। थोड़ा रुकना है, यह उसके निशान है, और इसे कहते हैं कॉमा। तो वाक्य में बहुत थोड़ा रुकने या एक समान कई शब्दों, देखिए अल्प विराम के कई जगह प्रयोग होते हैं। एक तो वाक्य में जब हमें बहुत थोड़ा रुकना है, या एक समान कई शब्दों को लिखा जा रहा है, वस्तुओं के अलग अलग करने के लिए जरूरी हो, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही चीजों को समझेंगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं बाजार से आम, सेब, केले और अंगूर ले आना, तो बाजार से हमारे लिए 4 फलों को लाने की बात हुई। हम जब 4 फल के नाम लिख रहे हैं,
तो ये अलग अलग शब्द आ गए जो एक साथ लिखे गए, तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। बाजार से आम, अल्प विराम का प्रयोग। सेब, अल्प विराम का प्रयोग। केले और अंगूर ले आना। तो हम अगर कैसे पढ़ेंगे इसे, बाजार से आम, सेब, केले और अंगूर ले आना, बस थोड़ा थोड़ा रुकना है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों के नाम है राम, श्याम और मोहन के दोस्त हैं। 3 बच्चों के नाम यहाँ दिए गए और उनके बीच में हमने थोड़ा सा विराम लिया नाम को लेते समय, तो हो गए अल्प विराम का प्रयोग। तो इस तरीके से अल्प विराम जब वाक्य हम बोल रहे हो उस बीच में कहीं पर हमें थोड़ा रुकना होता है, या फिर एक समान कई शब्द होते हैं तो उनके बीच में भी हमें रुकना होता है। दोस्तों, ये है विराम चिन्ह तीसरा, जिसमें नाम है अर्ध विराम। इससे पहले था अल्प विराम, यह है अर्ध विराम। अर्ध विराम का निशान इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं सेमीकोलन। अल्प विराम, इस विराम चिन्ह में अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेष बात है कि जब एक बड़ा वाक्य कोई छोटे छोटे उपवाक्य से मिलकर बने हो और उनका आपस में गहरा संबंध हो तो वहां अर्ध विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग कई बार बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। शाम के समय क्या होता है, आकाश काले हो जाते हैं। एक जो लालिमा होती है सूर्योदय के साथ साथ वो सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्योदय अस्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, ये दोनों ही उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बना है और इन दोनों का आपस में संबंध है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। सूर्य अस्त हो गया, अर्ध विराम, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरा वाक्य देखते हैं, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं सैर को निकल पड़ा। यहाँ पर 3 उपवाक्य आए हैं, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे और मैं सैर को निकल पड़ा। ये सारे वाक्य आपस में मिले उपवाक्य और बन गया एक वाक्य। इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर देखिए, सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और कमल खिल गया, तो यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होगा। मतलब कुछ छोटे छोटे उपवाक्य जिसका आपस में गहरा संबंध है उन सबको जोड़ने का काम यह अर्धविराम करता है। कल रविवार है, छुट्टियों का दिन है, आराम मिलेगा। ये भी छोटे छोटे उपवाक्य हैं जिन्हें आपस में अर्धविराम ने जोड़ा है। मैं आपके यहाँ नहीं पहुंच सका क्योंकि बारिश हो रही थी। ये 2 उपवाक्य हैं और इनको अर्धविराम का प्रयोग करके आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों, यह सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। किसी भी प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे एक्सेप्शन जोन के बाद मैं कुछ एक जरूरी बात आपको बता दूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न पूछे जाने का कहां पर बोध हो रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें नियम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ उसी जगह पर लगेगा जहां प्रत्यक्ष रूप से सवाल हो, मतलब सवाल ही हो, ना तो दूसरा कोई चीज जहां पर कि प्रश्न का अगर बोध भी हो रहा है लेकिन वो प्रश्नवाचक एक प्रश्न नहीं है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। अपवाद के रूप में हम एक वाक्य देखते हैं, अगर वाक्य में क्या और क्यों है लेकिन भाव प्रश्न पूछने का नहीं है तो वहां पर पूर्ण विराम ही लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, एक वाक्य है, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है यह एक प्रश्न की तरह पूछा गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बावजूद इसके यह गलत हो गया, यह गलत है। दूसरा हम देखें, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, यहां पर आ गया पूर्ण विराम, तो यह सही हो गया। तुम्हारा नाम क्या है, पूर्ण विराम, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये गलत हो गया। आखिर कैसे कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो देखो देखो दोस्तों, यह जो है उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि वह इंसान बता रहा है कि उसने मुझसे क्या पूछा था। उसने कोई प्रश्न नहीं किया बल्कि उससे किसी ने प्रश्न किया था, यह बात वो किसी और को बता रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होकर
पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, इसलिए यह सही है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कैसे वाक्यों में लगाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्या आप कल स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क होगा। तुम्हें यह पुस्तक किसने दी, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। राम का घर कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। मतलब जिस प्रश्न में क्या, क्यों, कहाँ यह सब हो, लेकिन प्रश्न का बोध ना हो, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जिस वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों ये सारे शब्द में से कोई एक हो, लेकिन प्रश्न का बोध भी हो, वह उसमें किसी से प्रश्न डायरेक्ट किया जा रहा है, तब वहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो यहां तक क्लियर हुआ, इसके आगे हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर पे है योजक चिन्ह। बहुत ही आसान, एकदम आसान सा विराम चिन्ह। योजक चिन्ह जिसका एक जो आकृति होती है वो पतली सी रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। तो हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख विराम चिन्ह जिसका आकार एक बहुत छोटी सी पतली रेखा की तरह होता है। इसका मुख्य कार्य दो शब्दों को आपस में जोड़ना और उनके बीच संबंध स्पष्ट करना है, तथा आपस में तुलना यदि किसी का करना हो तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रमुख उपयोग क्या है, तो योजक चिन्ह आप लोगों ने समास पढ़ा होगा, तो समास में जो द्वंद्व समास होता है उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और सामान्य पुनरुक्ति मतलब किसी शब्द का रिपीट हो रहा है तब वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, जब दो विपरीत या समान शब्दों को एक साथ लिखा जाता है तब वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के लिए समान शब्द या विपरीत शब्द, तो माता पिता एक दूसरे के विलोम है, तो इन दोनों को जब एक साथ लिखना हो तो हम वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सुख दुख ये दो अलग अलग शब्द हैं और विलोम शब्द है, एक साथ लिखा गया योजक चिन्ह। ऊपर नीचे दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जूता चप्पल दोनों को एक साथ लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और ऐसे कितने भी उदाहरण आप देखे होंगे जो आप एक साथ यदि लिखेंगे तो आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना ही है। और तुलना करने के लिए जब सा, सी या से जैसे शब्दों से किसी की तुलना किसी से की जाती है तब वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फूल सी मुस्कान, जैसे किसी की मुस्कान बहुत सुंदर होती है, और उदाहरण में आप देख सकते हैं फेमस है माधुरी दीक्षित की मुस्कान, तो उसकी उनकी मुस्कान के विषय में बहुत लोग कहते हैं कि इनकी मुस्कान फूलों के जैसी है। तो फूल सी मुस्कान जब हम यहाँ पर सी, सा, से या कुछ भी लगाकर किसी की तुलना किसी से करेंगे तब वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। चांद सा चेहरा, उस कहा जा रहा है कि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल चांद सा है, चांद सा चेहरा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर योजक चिन्ह। सामान्य पुनरुक्ति मतलब रिपीट होने वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो, दौड़ के चलने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे बार बार आ रहा है तो यहाँ पर योजक चिन्ह। कभी कभी यहाँ पर योजक चिन्ह, साथ साथ योजक चिन्ह, बच्चा बच्चा ये हो जाएगा योजक चिन्ह। तो इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग आप समझ गए कहाँ कहाँ पर होगा, द्वंद्व समास में, तुलना करने के लिए, और एक ही समान शब्द जब रिपीट होता है तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से एक जरूरी बात, योजक चिन्ह कभी भी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए नहीं आता है, इसका काम सिर्फ शब्दों को जोड़ना होता है। दो शब्दों को आपस में जोड़ना हो तब वहां पर विराम चिन्ह, योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए, इसका प्रयोग कहीं से भी वाक्य में नहीं है। और हाँ, प्रसिद्ध कथन या लेखक के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रसिद्ध कथन या पुस्तक के नाम के बाद लेखक का नाम लिखने के लिए हम इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक फेमस कोटेशन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि यह किनका कोटेशन है, तो हम डैश देंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने यह बात कही थी। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक के नाम पर भी लेखक का नाम भी यदि हमें बताना है
तब भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे रामचरितमानस, एक तरफ हमने पुस्तक का नाम लिखा और अब हमें उसके लेखक को बताना है, कवि को बताना है, तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे तुलसीदास। तो इस प्रकार निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में क्या अंतर है आप समझ गए। इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह भी आप समझ गए। अब हम लोग अगला विराम चिन्ह देखेंगे। 7वें नंबर पर है कोष्टक चिन्ह। इसमें आप देखिए 3 तरह के कोष्टक हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसे कहते हैं ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो ब्रैकेट पैरेंथेसिस इसके इंग्लिश में कहा जाता है और अब हम लोग विस्तार से इसके प्रयोग के बारे में समझेंगे। तो किसी वाक्य में आए शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने, छूटे हुए भावों या अतिरिक्त जानकारी को दर्शाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में आए हुए कुछ शब्द हैं जो कठिन है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, या छूटे हुए कोई भाव है, इमोशंस है, उनको समझाना है या कोई अतिरिक्त जानकारी देनी है, इन सब का को यदि आपको समझाना है वाक्य में तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण और गणित में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो कोष्टक है ये मात्र हिंदी व्याकरण में प्रयोग नहीं होता है बल्कि गणित में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है छोटा कोष्टक, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। और छोटा कोष्टक में क्या होता है, तो किसी कठिन शब्द का अर्थ या पर्यायवाची स्पष्ट करने और उसके भाव जैसे आश्चर्य और क्रोध को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपकी सामर्थ्य को तो सब जानते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जो सामर्थ्य का अर्थ ही नहीं समझेंगे, तो हम सामर्थ्य के ठीक बाद छोटा कोष्टक लगाकर यहाँ लिख देंगे शक्ति, मतलब सामर्थ्य का अर्थ हुआ शक्ति। सागर, अच्छा एक बच्चा है वो कुछ प्रश्न कर वो एक बात कहेगा, वो उसके अपने भाव को दर्शाते हुए कि किस भाव से उसने अपनी बात कही, तो सागर आश्चर्य से कहता है आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मतलब उस बच्चे को हैरानी हो रही है कि यहाँ पर सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं इतनी बेसब्री से, तो आश्चर्य से अपनी बात कह रहा है। उसके जो भाव है वो किस भाव से अपनी बात कह रहा है उस भाव को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। मझला कोष्टक, मझला कोष्टक आप ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं मझला कोष्टक। तो विकल्पों के समूह को एक साथ रखने या गणितीय सूत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है, अब उनकी कुछ पुस्तकों का नाम हमें यदि एक साथ लिखना है तो हम छोटा कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली की रचना की, तो हम इसे छोटा कोष्टक में लिखेंगे, सॉरी मंझला कोष्टक में इसका घेर कर इन सारी पुस्तकों के नाम को लिखेंगे। अब बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक इसमें क्या होता है, उद्धरण के भीतर कोई अर्थ स्पष्ट करने या गणित में छोटे और मझले कोष्टक के बाद प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, तो उसमें कालिदास के द्वारा जो ये अभिज्ञान की रचना बोलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें अभिज्ञान को क्लियरली हमें बताना है कि यह जो है मुख्य रूप से पुस्तक के नाम है, तो हम उसका प्रयोग बड़ा कोष्टक में करेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये हमारा ब्रैकेट्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखिए दोस्तों, 8वां नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जिसे कहते हैं साइन और दूसरा नाम होता है कॉलन साइन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किसी बात, विषय या उदाहरण को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अपूर्ण विराम या आदेश चिन्ह भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि विवरण चिन्ह का 2 और नाम है, एक है उसका नाम अपूर्ण विराम और दूसरा है आदेश चिन्ह। क्यों इसका दोनों नाम क्यों है, तो वाक्य के अंत में, जैसे इसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, तो वाक्य के अंत में। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो ये जो हमने लिख दिया कि संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो वाक्य के अंत में यहाँ पर विवरण चिन्ह लग गया। अब 3 कौन कौन से मुख्य भेद होते हैं वह इसके बारे में बताया जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, ये हमें बता दिया गया। दूसरा होता है निर्देश के रूप में। निर्देश के रूप में कहा जा रहा है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें निर्देश दिया गया कि हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, तो यहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब 9 नंबर पे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जिसे आप देख रहे हैं, ये जीरो की तरह इसका विराम चिन्ह का निशान होता है और इसे कहते हैं एब्रेविएशन, एब्रेविएशन मार्क। तो किसी शब्द को संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक शून्य या छोटे वृत्त के आकार का होता है और इसे संक्षिप्त में सूचक चिन्ह, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, तो यदि हमें डॉक्टर बार बार लिखना हो तो हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसके पहले वर्ड को लिखकर उसके आगे इस तरीके से हम अगर निशान डाल दें तो ये हो गया हमारा पूरा माना जाता है। पंडित, हम उसके पहले वर्ण को लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह को लगा देंगे तो वो वर्ड शब्द पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब एक बार कई बार आता है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हम इस तरीके से यदि उसे लिख देंगे, हर शब्द का पहला वर्ण लिखकर उसके आगे इस तरीके से लाघव चिन्ह का निशान दे देने से हमारा वो शब्द पूरा माना जाता है। अब इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को और कितने तरीके से लाघव चिन्ह का प्रयोग करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए लाघव चिन्ह का क्या प्रयोग होता है। किसी बड़े को शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। अब 10वें नंबर पर है हंस त्रुटि। सबसे पहले त्रुटिपूर्ण, और त्रुटिपूर्ण चिन्ह को एक और नाम दिया जाता है हंस पद चिन्ह, और इन दोनों ही नाम के कारण है। हंस पद चिन्ह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो निशान है वो हंस के पैर की तरह होता है, इसलिए इसे हंस पद चिन्ह भी कहा जाता है। और त्रुटिपूर्ण चिन्ह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि वाक्य में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ छूट गई हो, तो हम उस चिन्ह का प्रयोग करके उसे पूरा कर सकते हैं। तो हंस पद चिन्ह जिसके निशान इस प्रकार होते हैं, जिसे त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। विस्मरण का अर्थ होता है याद आना, मतलब वाक्य लिखते समय कुछ छूट गए और हमें अचानक से याद आ गया कि हमें क्या छूटा, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके उसे पूरा कर सकते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय वाक्य में कई शब्द या कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है, तो छूटे हुए स्थान पर यह चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे राम कल आए जाएगा, तो इसमें हमारा दिल्ली छूट गया कि राम कल दिल्ली जाएगा, ये हमें बाद में याद आया, तो हम राम कल इस तरीके से निशान लगाकर ऊपर लिख देंगे दिल्ली। और ये इस तरह का एरो नहीं, ये एरो आपको समझाने के लिए कहा गया है, दिया गया है, लेकिन निशान केवल आपको ऐसे देना है, दिल्ली जाएगा। यह पुस्तक बहुत है उपयोगी, हमारा छूट गया, तो यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार सुरेश एक लड़का है, तो सुरेश एक बुद्धिमान लड़का है, हमारा बुद्धिमान छूट गया था, तो हम बुद्धिमान को इस प्रकार निशान लगाकर लिख देंगे, तो ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। तो आप समझ गए त्रुटिपूर्ण चिन्ह या हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये विराम चिन्ह आपको सबसे ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसका प्रयोग आप करते हैं, और साथ ही साथ इसका प्रयोग यदि आप नहीं करते हैं तो आप करना सीख लीजिए। और इसके साथ आप यदि वाक्य में कुछ लिखना छूट जाएगा आपको, आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस तरीके से आज यहाँ पर विराम चिन्ह टॉपिक पूरा हुआ। आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। इसके बाद क्या होगा, आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ टॉपिक आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और विराम चिन्ह आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में अपनी फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि और भी इसका लाभ उठा सके और सबकी हिंदी सरल हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।